हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रिज्म रे ऑप्टिक्स का। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इनके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि लाइट जिस रास्ते से आ रहा है और फाइनली जिस रास्ते से गया उनके बीच में जितना डेविएशन है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। इट मे बी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जब खूब सारे डेविएशन को आप एक साथ सम कर रहे होते हैं, साइन कन्वेंशन का हम ध्यान रखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, इस पॉइंट पे अगर इंसिडेंट हुआ तो डेल्टा वन की वैल्यू हो जाएगी I1 माइनस R1। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो I2 की वैल्यू R2 के कंपेयर में ज़्यादा होगी, तो डेल्टा टू विल बी इक्वल टू द I2 मल्टीप्लाइड बाई द R2, सॉरी माइनस R2। यहाँ पे I1 को हमने I माना हुआ है जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कह रहे हैं, एंड I2 को हमने E माना हुआ है जिसको एंगल ऑफ इमर्जेंट रे कह रहे हैं। ठीक है, तो सारे डेविएशन को हमने यहाँ पे ऐड किया तो इस तरीके से आपको एक फार्मूला मिला। यहाँ पे जो A Q O R इनके बीच में एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हमने ए की वैल्यू R1 प्लस R2 को हमको निकालना है, राइट। ये डेटा आपको याद रखना है। डेटा जब यहाँ पे पुट करेंगे एक जनरल फार्मूला एंगल ऑफ डेविएशन को आपको मिलता है, डेट इज़ I प्लस E माइनस ए। चलिए इनको भी देखते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया, राइट। पहला क्वेश्चन है कि जो डेटा है इसको यहाँ पे हम धीरे धीरे लिखते जाएंगे कि द लाइट ऑफ इंसिडेंट एंगल इज़ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो I की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री, और जो प्रिज्म एंगल है, प्रिज्म एंगल की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 30 डिग्री। और क्वेश्चन में एक अच्छी लाइन लिखा हुआ है, इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इंसिडेंट रे। मतलब जो शुरू में लाइट आई थी, जो बाद में लाइट गई, उनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन दिया हुआ है। एंगल ऑफ डेविएशन दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 30 डिग्री। बेसिक फार्मूला जो आपको पता है, डेटा यहाँ पुट करेंगे, फाइनल वैल्यू ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 डिग्री। इमर्जेंट रे 0 है, इसका मतलब नॉर्मल के साथ उसका 0 डिग्री है, बट फेज के साथ कितना बनाएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री इज़ योर करेक्ट आंसर, राइट। चलिए दूसरा प्रॉब्लम करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो आपके पास इंसिडेंट एंगल है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो हमने दोनों साइड साइन अप्लाई कर दिया, साइन थीटा सी की जगह 1/n आप पुट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि कितना इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए सो दैट ये इंटरनली रिफ्लेक्ट इस तरीके से करे कि 45 डिग्री पे चला जाए। ठीक है, तो इसका मतलब आई के बारे में सीधा सीधा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया कि जो इसके साथ नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, दिस वन, दिस इज आई एंड दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री हमेशा थीटा सी से बड़ा होना चाहिए। तो जब यहाँ डेटा पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/√2, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1 डिवाइड बाई एन। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शुड बी ग्रेटर देन द √2। तो क्वेश्चन पूछा है कि वी कंक्लूड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी ग्रेटर देन द √2। इस टाइप के क्वेश्चन TIR एंड प्रिज्म को मिला करके पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे सेम होता है, R1 R2 की वैल्यू a/2 के बराबर होती है, तो आपके पास जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा वो 2I माइनस ए। जनरल फार्मूला होता है I प्लस E माइनस ए। इसी को सॉल्व करके ये वाला डेटा आपको मिल गया। ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे हम निकाल रहे होते हैं तो एक फार्मूला यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंट एंगल I विल बी इक्वल टू द प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द साइन R। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी जो कि साइन I डिवाइड बाय द साइन R के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का पैरामीटर में अगर हम डेटा पुट कर देते हैं, आई की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी, R की वैल्यू यहाँ से, तो आपको एक जनरल फार्मूला मिलेगा, राइट। इसको हम ऐसा मानते हैं कि अगर इनके बीच का एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को थीटा ही हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो दूसरा फार्मूला आता है वो a प्लस म्यू माइनस 1 के इक्वल होता है। ये फार्मूला डिस्पर्सन के लिए यूज़ होता है कि जो लाइट को डिफरेंट एंगल पे स्प्लिट करता है ना। प्रिज्म पे एक वाइट लाइट आती है, अलग अलग कलर में ब्रेक हो जाता है। तो इस फार्मूले से हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आने वाले टॉपिक में, तो इससे फार्मूला इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए देखते हैं इनका ग्राफ कैसे बनता है। किसके बीच में एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ पे है वाई एक्सिस, और किसके बीच में इंसिडेंट एंगल कहाँ पे है एक्स एक्सिस। अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, ध्यान समझना। मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, राइट, और प्रिज्म में लाइट कुछ इस तरीके से आई, लाइट यहाँ पे आई, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर स्ट्रेट लाइन में गया, उसके बाद ऐसे बाहर आ गया। तो जो लाइट होती है ना वो बेसिकली रिवर्सिबल पाथ को फॉलो करता है। मतलब जिस डायरेक्शन से आई तो अगर रिवर्सिबल पाथ करेंगे तो उसी डायरेक्शन को ट्रेस कर लेगा। तो मान लेते हैं कि इसका इमर्जेंट एंगल यहाँ पे 30 डिग्री है, सॉरी इंसिडेंट एंगल, और जो इमर्जेंट एंगल ई है उसकी वैल्यू है 10 डिग्री। तो उल्टा सोचिए, अगर मान लो लाइट यहाँ से इन करता है तो इसका इंसिडेंट एंगल 10 डिग्री होगा, तो इसका जो इमर्जेंट एंगल होगा वो 30 डिग्री हो जाएगा,
राइट। दोनों केस में एंगल ऑफ डेविएशन सेम आएगा। जैसा कि ग्राफ से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो डेटा मिलेगा, राइट। एक डेटा मिलेगा यहाँ पे और एक डेटा मिलेगा यहाँ पे। कहने मतलब ये है कि सेम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए डिफरेंट इंसिडेंट एंगल रे मिलेगा। मतलब अगर एक को अगर आप आई कहते हो तो दूसरा टेक्निकली क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि लाइट रिवर्सिबल पाथ को फॉलो कर रहा है। तो अगर जितना इंसिडेंट एंगल पे डेविएशन मिलेगा उसके जो एंगल ऑफ इमर्जेंट है उस एंगल अगर आप इंसिडेंट कराएंगे तो सेम एंगल ऑफ डेविएशन आपको मिल रहा होगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट आप देख पा रहे हो जहाँ पे इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल ऐसा कुछ है ही नहीं, एक ही पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है भाई, ये एक्सेप्ट पॉइंट है जहाँ पे आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। और इस पॉइंट पे कंडीशन आती है आई मस्ट बी इक्वल टू ई, जैसा कि हमने इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझाया कि अगर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करेंगे तो इंसिडेंट एंगल और इमर्जेंट एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, प्रिज्म का, और ए बी सी इसका नाम है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इज़ इक्वल टू द प्रिज्म एंगल। तो अगर हमने बोला कि प्रिज्म एंगल की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री है, ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा, तो द मिनिमम डेविएशन ऑब्जर्व व्हेन द इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू प्रिज्म एंगल के बराबर हो गई। ठीक है, तो इस वाले फार्मूले का यूज़ करके हम लोग मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे जिसकी वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 60 डिग्री। और इस वाले फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पे अगर हम डेटा पुट करेंगे तो बड़े आसानी से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों निकालना है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए तो उसमें लाइट की कितनी स्पीड होगी आपको इस वाले फार्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे हमने प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म हमने यहाँ पे रख दिया, तो इसमें लाइट कितने स्पीड से जा रही ये आपको पता चल गया। तो उसी स्पीड का यूज़ करके अगर लाइट पी से ए की ओर जाती है तो कितना समय लगेगा वो आप निकाल सकते हो। इस डायमेंशन को आपको पता है ये 10 दिया है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो आप यहाँ पे sin 60 का फार्मूला अप्लाई करके ए से लेकर के पी तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो ए पी की वैल्यू हो जाएगी वो 5√3 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। और यहाँ से जो स्पीड आई, स्पीड का डेटा इधर पुट करके हम निकाल सकते हैं कितनी देर में लाइट पी से ए क्रॉस करेगा। क्रॉस नहीं कर रहा है, अगर बाई चांस हाइपोथेटिकली अगर लाइट को हम इधर हम पास करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे मान लो लाइट अगर मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे आया, ऐसे बाहर चला गया, दिस इज ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। मान लो ये R2 की वैल्यू इफ़ R2 इज़ ग्रेटर देन द थीटा सी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, लाइट अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो भाई ऐसे के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज कंडीशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, R2 मस्ट बी लेस देन द IC, क्रिटिकल एंगल से कम होना चाहिए। और आपको पता है कि A की वैल्यू R1 + R2 होता है, तो यहाँ से R2 की वैल्यू ऐसा रख सकते हैं। और आपको पता है कि जो साइन IC है दिस विल बी इक्वल टू 1/n, तो IC की वैल्यू साइन इनवर्स 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में रख सकते हैं। तो अगर यहाँ से R1 की वैल्यू निकाली जाए तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। दोनों साइड हमने साइन कर दिया, ठीक है, एंड इसको रिवर्स कर दिया, उस साइड ला दिया, इधर हो गया साइन R1 साइन A माइनस साइन इनवर्स 1/μ, ऐसा डेटा इधर रख दिया। अब देखिए जो ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हैं। क्या होता है स्नेल्स लॉ, कि मान लीजिए साइन I1 मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय द साइन R, क्योंकि आपको साइन R1 नहीं चाहिए, I की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से अगर हम डेटा रखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि साइन R1 विल बी इक्वल टू साइन I/μ, और म्यू को आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और साइन इनवर्स के फॉर्म में लिख दिया, तो ये डेटा आपको पता चल गया। डेटा दिखने में बड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन जो इनका प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों के बाद रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये IT मेंस में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, फार्मूला बेस्ड आया, मोस्ट प्रोबेबली आगे भी चांस हो सकता है कि डेटा दे दे या आपसे वैल्यू पूछ दे, राइट। तो इस वाले फार्मूले को आप रिवाइज करके जाना। चलिए नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर इज नोन एज अ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या फिनोमेना होता है, क्यों ऐसा होता है, देखिए हमने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में देखा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, आप इसको याद रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू A + B डिवाइड बाय द लैम्डा स्क्वायर, वेयर AB इज़ कांस्टेंट। मतलब किसी का अगर वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसका डेविएशन भी कम होगा। अगर हम रेड कलर के बारे में बात करें, रेड कलर का वेवलेंथ क्या होता है ज़्यादा,
उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। तो जब वाइट लाइट इधर आएगी और बाहर निकल रहा होगा तो सबसे कम डेविएशन होगा रेड कलर का, सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा वॉयलेट कलर का, इसलिए लाइट अलग अलग फॉर्मेशन बनेगा। इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन के ऊपर एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि रेनबो के ऊपर पूछा जाता है। रेनबो के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, सन से लाइट इधर आएगी, जब लाइट आएगा तो जो ड्रॉप होता है वाटर ड्रॉपलेट वो प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। तो ए पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा क्योंकि अपना मीडियम ये चेंज करता है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्शन हुआ तो वो अलग अलग कलर में ब्रेक हो गया क्योंकि सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होती है, एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट होगा। और इस तरीके से यहाँ पे आया कि यहाँ पे जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बड़ा हो गया किसके कंपेयर में, क्रिटिकल एंगल के कंपेयर में। तो इधर TIR हो गया, राइट। तो एक तो रिफ्रैक्शन हुआ, उसके बाद डिस्पर्शन हुआ, उसके बाद TIR यहाँ पे हो गया। जब TIR हुआ तो यहाँ पे वापस एक बार और रिफ्रैक्शन हुआ। और अगर मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा हुआ है तो आती हुई लाइट को देखेगा। जब लाइट को देखेगा तो ये प्रैक्टिकल फिनोमेना है, जो रेड कलर है वो टॉप पे दिखता है एंड जो वॉलेट कलर है वो बॉटम की ओर दिखता है। तो ये क्वेश्चन आपके IIT मेंस में पूछा गया, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इन द प्राइमरी रेनबो ऑब्जर्वर सी द वॉलेट कलर ऑन द टॉप, ये गलत ऑप्शन है। ऑब्जर्वर सी द रेड कलर ऑन द टॉप एंड वॉलेट कलर ऑन द बॉटम, ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो ये इन्फॉर्मेटिव डेटा है, इसको आपको याद रखना है, कौन कौन सा फिनोमेना होगा, कौन सा कलर ऊपर होता है, कौन सा कलर नीचे होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन IIT मेंस में इजी क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रिफ्रैक्शन भी होता है, डिस्पर्शन भी होता है, इंटरफेरेंस नहीं होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो इसके A, B एंड D ये 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि द लाइट बीम इज़ द कंसिस्ट ऑफ द रेड ग्रीन एंड ब्लू, है ना, रेड ग्रीन ब्लू 3 कलर हैं, ठीक है। सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, रेड कलर के लिए सबसे कम है और जो ब्लू कलर है उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन कौन सा कलर सेपरेट हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि एक फार्मूला होता है जो म्यू एंड लैम्डा के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये वाला फार्मूला बताता है कि किस में कितना डेविएशन होगा, ठीक है। एंड ये कंडीशन आपको बताता है कि कब TIR होगा। मान लो लाइट यहाँ पे आई तो एक पर्टिकुलर एंगल पे इंसिडेंट हो रहा होगा, ये इसका नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। अब ये क्रिटिकल एंगल से कम है ज़्यादा, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि लाइट आगे की ओर जाएगी या फिर TIR यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले निकाल देते हैं कि भाई यहाँ पे TIR कितना होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, और मान लो कोई भी लाइट इनमें से किसी एक भी लाइट का मैं ज्योमेट्री बना, रेड मान लो रेड कलर की लाइट को हमने पिक किया और यहाँ पे एक लाइन बना दिया, तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक 90 डिग्री की लाइन बना दिया, ये बन गया नॉर्मल। तो इनिशियली नॉर्मल के साथ ये जो भी एंगल बनाएगा ना इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इसको हमने बोल दिया आई। तो आपको पता होना चाहिए आई शुड बी ग्रेटर देन द थीटा सी, मीन्स साइन आई शुड बी ग्रेटर देन 1/n, मीन्स n शुड बी ग्रेटर देन 1/sin i। अगर मैं साइन आई की वैल्यू रखूँगा तो साइन 45 1/√2, तो मतलब n की वैल्यू तो बड़ी होनी चाहिए किसके कंपेयर में, √2 के कंपेयर में। n शुड बी ग्रेटर देन 1.4142। अब तो ऐसे किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं जो 1.4142 से बड़े हैं। तो एक तो ये वाला हो गया, भाई ये बड़ा दिख रहा है, ये कौन सा कलर है, ग्रीन, राइट। दूसरा है ब्लू, तो ब्लू का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके कंपेयर में बड़ा है। इसका मतलब ब्लू और ग्रीन तो TIR हो जाएगा इनका, मतलब यहाँ जाएंगे ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ये यहाँ जाएगा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट जो रेड कलर है ना इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ी सी कम है, तो रेड कलर ऐसे जाएगा एंड यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। तो अगर पूछा जाए कौन कौन से कलर सेपरेट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे रेड कलर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाकी कलर अंदर की ओर रह जाएंगे। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। 2 टाइप के क्वेश्चन बनाए गए, एक यहाँ पे इधर वाले प्रॉब्लम में बनाया गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया। तो इसको आप ठीक से प्रिपेयर करके जाना, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। दूसरा होता है एंगुलर डिस्पर्शन। इस पे क्वेश्चन नहीं आया बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मान लो कोई लाइट यहाँ पे आती है, सब अलग अलग इनका डेविएशन होगा। तो जो सबसे ज़्यादा डेविएशन किया और जो सबसे कम डेविएशन किया जैसे रेड कलर, इनके बीच का जो भी एंगल आता है ना, दिस इज़ एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अगर मैं वॉलेट एंड रेड के डेविएशन को माइनस करूँ तो यहाँ पर आपको एक डेटा मिल जाता है। तो अगर डेल्टा V के बारे में बात करो तो A इधर होता है, म्यू V -1, ठीक है। तो डेल्टा रेड के बारे में बात करो तो A इधर होता है, म्यू R -1। तो जस्ट आप डेटा पुट करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन याद रखना। उसके बाद आता है डिस्पर्सिव पावर। इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है कि जितना एंगुलर डिस्पर्शन आया है ना, जितना थीटा आया, ये तो हमेशा पॉजिटिव आता है, फिर उसमें आपको डेविएशन से डिवाइड करना होता है, ठीक है। किसका डेविएशन,
आपको एवरेज डेविएशन निकालना होता है। एवरेज क्या होता है, जो डिफरेंट कलर होते हैं उनका जो एवरेज कलर होता है वो येलो कलर होता है। तो अगर मैं येलो कलर का निकाल लूँ कितना डेविएट हुआ, उससे मैं डिवाइड कर दूँ, तो जो भी वैल्यू आते हैं उसको हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा की वैल्यू हो जाती है ए, यहाँ पे होता है म्यू वॉलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, ठीक है। और जो एंगल ऑफ डेविएशन आता है येलो कलर का वो हो जाएगा ए, इधर लिखेंगे म्यू वाई एन -1। तो ए से ये कैंसिल आउट हुआ, तो आपको ये बेसिक फार्मूला मिलता है। कई बार म्यू वाई नहीं दिया रहता तो हम रेड एंड वॉलेट कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एवरेज निकाल करके भी इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन का दूसरा नाम होता है जिसको हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस केस में पहला कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई डिस्पर्शन नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं जिस तरीके से कलर यहाँ पे ब्रेक हुआ उसी तरीके से कंबाइन होके वाइट लाइट आया था तो वाइट लाइट के फॉर्म में चला गया। मतलब अगर θ1 5 डिग्री का है, राइट, तो जो θ2 होगा वो -5 डिग्री हो जाएगा। जितना डेविएशन इधर की ओर हुआ उसका जस्ट अपोजिट उस तरीके से कंबाइन होकर के वाइट को बाहर निकाल दिया, राइट। तो यहाँ पे इसका नेट जो डिस्पर्सन है वो जीरो हो गया। बट यहाँ पे देखिए डेविएशन नहीं जीरो हुआ। मान लो लाइट इस तरीके से आई, फाइनली लाइट इस तरीके से आ रही थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको डेविएशन देखने को मिल रहा है। इसको हम बोलते हैं कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन। इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि डेविएशन ऑफ द 2 डिग्री इज प्रोड्यूस्ड इन येलो रेज व्हेन द प्रिज्म ऑफ ग्राउंड एंड फ्लेम ग्लास इज एक्रोमेटिकली कंबाइंड। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मीन्स होता है, जैसे मान लो पहला प्रिज्म हमने ऐसे बनाया एंड दूसरा प्रिज्म हमने ऐसे बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी लाइट आएगी तो पहले तो यहाँ पे एंटर करेगा, इनका यहाँ पे डिस्पर्शन होगा, फिर डिस्पर्शन नहीं होना है तो कंबाइन हो गया, इस तरीके से बाहर निकल गया। तो जो इनिशियली इन किया और जो फाइनली एग्जिट किया उनके बीच में कुछ ना कुछ डेविएशन हो गया, डेट इज़ 2 डिग्री। मतलब δ1 को मैंने पॉजिटिव रखा, δ2 को मैंने यहाँ पे नेगेटिव रखना है, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना होगा 2 डिग्री। कह रहा है कि इनका डिस्पर्सिव पावर 0.2 एंड 0.3 है। मतलब जो आपको मैंने सिखाया था ओमेगा विल बी इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय द डेल्टा, राइट। तो ओमेगा दोनों डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे ओमेगा 1 है तो यहाँ पे ओमेगा 2 है। बट जो θ1 और θ2 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होगा, θ1 θ2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा। उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इफ़ थीटा विल बी इक्वल टू द W1 मल्टीप्लाइड बाय λ1, तो यहाँ से जो डेटा हमको देखने को मिलेगा उनकी वैल्यू, ठीक है, सेम होगी, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, θ1 मस्ट बी इक्वल टू θ2, क्योंकि हम यहाँ पे विदाउट डिस्पर्शन नहीं करना है। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो अगर मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू रखूँगा तो δ1 δ2 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। δ2 की वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, राइट, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे रखा है, तो δ1 के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे, δ1 की वैल्यू आ जाएगी लगभग 6 डिग्री, है ना। δ1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिग्री। और एक फार्मूला होता है जिसमें आप निकाल रहे होते हैं कितना डेविएशन हुआ। तो डेविएशन का जो जनरल फार्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, जनरल फार्मूला हो जाएगा μ1 एंड -1, राइट। तो μ1 की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है ना। पहले वाले के लिए कितना दिया हुआ है 1.5 यहाँ पे रखेंगे, तो 1.5 -1 कर दिया 0.5, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिग्री। व्हाट इज़ A1? A1 इज़ द प्रिज्म एंगल ऑफ द, जो क्राउन प्रिज्म है उसका प्रिज्म एंगल है। बट यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिंग एंगल, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल कुछ और नहीं, प्रिज्म एंगल ही होता है, ठीक है। उसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है, इसको आप प्रैक्टिस करना। चलिए सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। मतलब डिस्पर्सन तो हो रहा है बट डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, लाइट जिस तरीके से आ रहा है, ठीक है, उसके बाद सारे लाइट उसी तरीके से बाहर एग्जिट कर रहे हैं। मतलब दोनों का जो एंगल है सेम पैरेलल है। बट यहाँ पे लाइट ब्रेक हो गया, रेड इधर हो गया, है ना, वॉलेट अलग अलग हो गया। तो रेड ऊपर हो गया, वॉलेट नीचे आ गया, जैसा कि हमने आपको समझाया था उसमें रेनबो फॉर्मेशन में, राइट। तो यहाँ पे कोई डेविएशन तो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे नेट डिस्पर्शन होगा। जो नेट डिस्पर्शन होगा उसको आप θ1 θ2 के फॉर्म में आप रखेंगे, एक प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। इनके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं कि द थिन प्रिज्म P1 हैविंग एन एंगल 6 डिग्री, है ना, मेड ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 इज कम्बाइंड विद द प्रिज्म P2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है और उसका प्रिज्म एंगल पूछ रहा है, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ डिस्पर्सन विदाउट एवरेज डेविएशन, ठीक है। उनका कोई डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर जो δ1 δ2 है वो क्या होगा, टेक्निकली सेम होगा। जैसे दो टाइप का प्रिज्म है, आपने इनको कंबाइन कर दिया और इनके अंदर कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ना कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, सारी लाइट पैरेलल ही आएंगे, राइट। तब लाइट यहाँ पे इन किया, इस तरीके से ऐसे स्प्लिट करेगा तो यहाँ पे भी डिवाइड होगा। बट जिस लाइट जिस तरीके से यहाँ पे ऐसे
एग्जिट कर रही थी, सारी लाइट यहाँ से आपस में पैरेलल जा रही होंगी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डेल्टा वन मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा टू। डेल्टा वन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू माइनस वन, ठीक है, उसका हो जाएगा ए टू म्यू माइनस वन। जस्ट डेटा आपको पुट करना है और यहाँ से ए टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी, डेट इज़ 4.5। तो दो टाइप का प्रॉब्लम बनेगा, एक बनता है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। एक लास्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, बट क्वेश्चन ऐसा है कि जो लाइट है, देखो द प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 एंड N2, ठीक है, दो टाइप के प्रिज्म को कंबाइन कर दिया। इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा कि इसमें डिस्पर्सन हो रहा है या डेविएशन हो रहा है, जस्ट कंबाइन कर दिया। N1 N2 को दिया है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, कह रहा है द वेव लेंथ फॉर विच इंसिडेंट रे एट एन एंगल इंटरफेस ऑफ द BC पासेज थ्रू विदाउट बेंडिंग, है ना, एट दैट इंटरफेस। मतलब अगर यहाँ पे कोई बेंडिंग, जैसे यहाँ से लाइट गई और यहाँ पे कोई बेंडिंग ही नहीं हुआ, बेंडिंग नहीं हुआ, इसका मतलब दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलता हूँ कि इफ़ N1 मस्ट बी इक्वल टू द N2, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो मीडियम सेम होगा तो लाइट बेंड होगी ही नहीं। तो दोनों की इक्वेशन को सेम करके यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो लैम्डा, ये आपका जस्ट होमवर्क है, जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू आप निकाल देना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 21 में पूछा गया। तो ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के अंदर बेसिक क्राइटेरिया, जनरल फार्मूला ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसका ग्राफ आपको याद रखना है, डिस्पर्सन याद रखना है, डिस्पर्सिव पावर याद रखना है, दो टाइप का कॉम्बिनेशन याद रखना है, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दैट्स इट, ठीक है। चैप्टर बहुत इजी है, फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बनता है, तो इसको आप ढंग से अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू सो मच एंड दैट्स माय टाइम।